नमस्कार। आज है तारीख 27 जुलाई और दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मैं हूं सारिका सिंह। पॉडकास्ट में आज चर्चा राजस्थान में मोदी और गहलोत विवाद की और भारत के चावल निर्यात पर प्रतिबंध के असर की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप, पीएम मोदी के कार्यक्रम से हटा मेरा संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने लाल डायरी के बहाने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। क्या है लाल डायरी का रहस्य? तो सिर्फ बातें हुई हैं, अभी तक लाल डायरी में था क्या, ये गूढ़ा जी ने भी सार्वजनिक नहीं किया है। अशोक गहलोत की तरफ से चुप्पी है। कई लोगों का मानना है कि लाल डायरी सिर्फ एक हवाबाजी है, कुछ नहीं है, और एक बीजेपी को मुद्दा तो मिला ही है। भारत सरकार ने लगाई चावल के निर्यात पर पाबंदी। कई देशों में होगी खाने की मुश्किल। क्या कह रहे हैं जानकार? जब आप एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। किसी भी वस्तु की जब डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस फार्मर को उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन पहले सुनिए देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल सारिका सिंह से। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आज यानी गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछले शुक्रवार को वाराणसी की अदालत ने मस्जिद के सर्वे किए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद सोमवार को एएसआई की टीम मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था। मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में बयान देने की मांग कर रहे विपक्षी दल के सांसद आज संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने मोदी मोदी तो विपक्ष के सांसद इंडिया इंडिया के नारे लगाते रहे। पश्चिमी अफ्रीकी देश निजेर में सैनिकों ने नेशनल टीवी पर तख्ता पलट की घोषणा की। सैनिकों ने कहा कि देश के संविधान को भंग कर दिया गया है। सभी सरकारी संस्थान और देश की सभी सीमाओं को बंद कर दिया गया है। निजेर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सैनिकों ने हिरासत में लिया। कई देशों ने इस पर फिक्र जताई। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, We are very closely monitoring the situation and developments in Niger. I spoke with President Bazoum earlier. हम निजेर में हालात पर नजर रख रहे हैं। हमने बजूम से बात की है। हम उनकी जल्द रिहाई की मांग करते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी राष्ट्रपति बजूम से बात कर उन्हें पूरा सहयोग देने की बात कही है। ग्रीस के जंगलों में लगी आग कई और जगहों पर भड़क गई है। दमकल कर्मचारियों ने जानकारी दी है कि सूखी लकड़ियों की वजह से आग बढ़ रही है। आग लगाने के शक में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ग्रीस में 2 हफ्तों में 600 जगहों पर आग लगी। 2 लोगों की मौत की भी खबर है। इजराइल के धूर्त दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गुवेर ने तीसरी बार अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया। वहां पहुंचकर उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि इजराइल के लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। उन्होंने कहा कि इस जगह इस दिन को याद रखना बेहद जरूरी है कि हम सब भाई भाई हैं, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष हो। एक चरमपंथी हमें अलग चश्मे से नहीं देखता है। इस कदम से फलस्तीन समेत मुस्लिम देशों में नाराजगी भी बढ़ी है। म्यांमार की नेता आंग सान सू की को जेल से निकालकर घर में नजरबंद कर दिया गया है। बीबीसी बर्मा सेवा ने जेल में मौजूद सूत्रों के हवाले से बताया है कि सोमवार को सूची को नेपिडॉ में एक सरकारी इमारत में ले जाया गया है। वो पहले ही 1 साल तक एकांतवास में रह चुकी हैं। साल 2021 में आर्मी उन्हें हटाकर सत्ता पर काबिज हुई। उसके बाद आंग सान सू की को लगभग 33 साल की सजा मिली है। उत्तर कोरिया पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई सोइगु की मुलाकात वहां के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से हुई। माना जा रहा है कोविड महामारी की शुरुआत के बाद रूसी रक्षा मंत्री पहले विदेशी मेहमान हैं जो उत्तर कोरिया पहुंचे हैं। किम जोंग उन ने सोइगु के सामने मिसाइल और नए हथियारों की नुमाइश की। रूस के साथ साथ चीन का भी डेलीगेशन उत्तर कोरिया पर पहुंचा है, जहां वो इस हफ्ते कोरियाई युद्ध खत्म होने की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। दिन भर यानी कि पूरा दिन पूरी खबर। आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। भारत में आज एक अलग किस्म की राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली और इस कहानी में 3 किरदार हैं।
प्रधानमंत्री मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे और उन्हें सीकर में किसान स्कीम कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। इस कार्यक्रम से कुछ घंटे पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम के उस प्रोग्राम में उनके 3 मिनट के संबोधन को हटा दिया है। तो अशोक गहलोत ने जैसे ही आरोप लगाया वैसे ही पीएमओ का जवाब भी आ गया। पीएमओ ने अपने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमंत्रित थे, उनको संबोधित करने का वक्त भी मिला था, लेकिन उनके दफ्तर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने में असमर्थ हैं, यानी वापस उनके ऊपर ही वो उनके पाले में गेंद डाल दी गई। अशोक गहलोत ने पीएमओ को फिर जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को तो तथ्य ही पता नहीं है। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उनके दफ्तर ने पीएमओ को सूचित किया था कि पैर में चोट लगने की वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में उनका संबोधन रखा गया था और कल रात उन्हें पुनः अवगत कराया गया कि उनका संबोधन नहीं होगा। उनके कार्यालय ने भारत सरकार को अवगत कराया था कि डॉक्टर्स की राय के मुताबिक पैर में चोट लगी है और उसकी वजह से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने अपने संबोधन में वहीं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के न आने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो नहीं आ पाए हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और हाल ही में चर्चा में आई लाल डायरी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। दरअसल अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कुछ दिन पहले राजस्थान विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर पहुंचे थे, आपको याद होगा, और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी के आरोपों का जवाब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। पीएम ने भी, मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी? बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए। चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी हो, उनकी पार्टी नेता है। पर धावा बोला राजस्थान के ऊपर, यहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। सबसे अधिक छापे कहीं पड़े हैं देश के अंदर, तो राजस्थान के अंदर हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने डाले हैं। ये गवाह है, रिकॉर्ड है इसके अंदर, सब जानते हैं बात को। तो अशोक गहलोत बता रहे थे कि लाल डायरी का चक्कर क्या है। दरअसल इस साल प्रधानमंत्री मोदी ने 7वीं बार राजस्थान का दौरा किया और साल के आखिर में राजस्थान में चुनाव बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी कि चुनावी साल है, इसलिए कई दौरे हो रहे हैं वहां पर अभी फिलहाल। दूसरा मसला ये भी है कि मणिपुर में महिलाओं पर जो हिंसा का बयान था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर जो बयान दिया था उसमें 2 राज्यों का भी जिक्र किया था, जिसमें एक राजस्थान और दूसरा छत्तीसगढ़ था। और उस वक्त गहलोत ने कहा था कि मणिपुर की गंभीरता को कम करने के लिए पीएम जानबूझकर राजस्थान का नाम ले रहे हैं। तो ये राजस्थान का नाम लगातार बयानबाजियों में चल रहा है। बिल्कुल। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव से और सवाल किया कि गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम इस पूरी कहानी में कितनी राजनीति है। देखो, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहाँ जहाँ चुनाव है नवंबर दिसंबर में, हर जगह हर चीज के पीछे राजनीति है। तो आज स्पीकर
के पास जनसभा थी प्राइम मिनिस्टर की, उनको आके बोलना था। पिछली 1-2 सभाएं जो बड़ी हुई थी, खासकर एक ट्राइबल बेल्ट में सभा हुई थी 2 महीने पहले, वहाँ मंच शेयर किया था अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की तरह से। वहाँ भाषण भी हुआ था और बड़ी चर्चा हुई थी कि भाषण के बाद मोदी जी और अशोक गहलोत की कोई छोटी सी आपस में भी गुफ्तगू हुई थी, उस पर भी बड़ी कयासबाजी हुई कि उन दोनों की आपस में क्या बात हुई। तो आज की जो बैठक है, 2-3 बातें। एक तो अशोक गहलोत 10-15 दिन से शायद घर से ही नहीं निकले हैं, उन्होंने अपने टोज को फ्रैक्चर कर लिया है, गिर गए थे कार्यालय में अपने, तो वो तो घर से वैसे भी नहीं जा रहे हैं। सारे कार्यक्रम जो कर रहे हैं, संबोधन, फ्लैग ऑफ, हरी झंडी दिखाना, सब घर से व्हील चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, तो उनके जाने की तो कोई प्रश्न नहीं उठता था। अब उन्होंने ये मौका ताड़ के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और एक राजनीतिक सभा है और अब सब कुछ ही राजनीतिक है, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को नहीं बुलाया गया, मेरे भाषण को एक तरह से उसकी परमिशन नहीं दी, अनुमति नहीं दी, और मैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ सकता था, भाषण दे सकता था। पीएमओ की तरफ से कहा गया ये प्रोटोकॉल में संभव नहीं है कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। तो कुल मिला के राजनीति दोनों तरफ से हुई है और उसका कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत है। बीजेपी ने किसी का चेहरा अभी तक घोषित सार्वजनिक किया नहीं है, घोषणा की नहीं है, तो वो तमाम कयास अभी तक चल रहे हैं कि वसुंधरा का नाम आगे आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल तो नहीं आया है, तो अभी तो मोदी चेहरा है, इधर से अशोक गहलोत चेहरा है। संजीव जी, ये बताएं कि ये जो जिस लाल डायरी का जिक्र बार बार आ रहा है, ये लाल डायरी का रहस्य क्या है? ये तो लाल छड़ी मैदान कड़ी टाइप बात है कि अब ये क्या है लाल डायरी, सच में लाल डायरी है भी नहीं है तो उसमें क्या है। ये राजेंद्र गूढ़ा भी एक बहुत ही कलाकार किस्म का राजनेता है, उसके भी तेवर और जो बातें हैं बहुत ही दिलचस्प अंदाजे बयां हैं, सारी चीजों को वो एक फिल्मी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बीएसपी के एमएलए थे, पहले भी 2008 में बीएसपी से चुन के आया था, फिर अशोक गहलोत सरकार का समर्थन दिया था, उस समय भी बीएसपी को दिखा दिया था ठेंगा। इस बार फिर चुन के जो 6 विधायक बीएसपी से आए थे वो सब कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गूढ़ा उनके नेता थे उस दल के, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, राज्य स्तर के मंत्री बनाया गया। थोड़े खफा थे, लेकिन असली बात ये हुई थी कि अभी जब पायलट बनाम गहलोत हुआ, उसका जो फाइनल राउंड हुआ पिछले साल सितंबर में, जब केंद्रीय पर्यवेक्षकों को लौटना पड़ा कांग्रेस से, सीएलपी मीटिंग हो ही नहीं पाई, उसके बाद से वो पायलट के समर्थन में गूढ़ा मुखर हो गए थे। तो अशोक गहलोत भी शायद मौका देख रहे थे सबक सिखाने का या उनसे किनारा करने का, और उन्होंने, गूढ़ा जी ने एक बात विधानसभा में कह दी महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों के संदर्भ में कि हम बार बार मणिपुर की क्यों बात कर रहे हैं, हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। तो उसको इशू बना के उन्हें हटा दिया गया, बर्खास्तगी हो गई उनकी। तब से उसने ये लाल डायरी का मुद्दा बना लिया कि जब एक यहाँ पे सज्जन है धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अशोक गहलोत के बड़े विश्वस्त और आरटीडीसी के चेयरमैन, तो उनके घर इनकम टैक्स रेड हुई थी 2-2.5 साल पहले। उस समय मुझे अशोक जी ने भेजा था लाल डायरी लेने में, लेके आया, और उस लाल डायरी का रहस्य क्या है और कई परतें खुल जाएंगी, हट जाएंगी। तो सिर्फ बातें हुई, अभी तक लाल डायरी में था क्या ये गूढ़ा जी ने भी सार्वजनिक नहीं किया है। अशोक गहलोत की तरफ से चुप्पी है। कई लोगों का मानना है कि लाल डायरी सिर्फ एक हवाबाजी है, कुछ नहीं है। और एक बीजेपी को मुद्दा तो मिला ही है लाल डायरी। आज राजेंद्र राठौड़ जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी एक शेर पढ़ा है प्रधानमंत्री की सभा में, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह का उसका अर्थ है कि भाई सबके दिमाग में एक ही सवाल है, लाल डायरी में है क्या। तो सवाल हो सकता है कई लोगों के दिमाग में, लेकिन उत्तर किसी को नहीं मालूम है कि लाल डायरी में है क्या, सच में है कि भी नहीं है तो उसमें है क्या। संजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे आजकल जहां पे भी हो रहे हैं, एक साल में 7वीं बार राजस्थान पहुंचे हैं, नजर भारतीय जनता पार्टी की उन क्षेत्रों पर ज्यादा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो बहुत कमजोर है। देखिए, राजनीतिक दौरे हैं शुद्ध, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है मोहनलाल जी, क्योंकि चुनाव सर पे हैं और मोदी जी चेहरा है बीजेपी के। अब कई लोगों को ये उम्मीद थी कि कोई ना कोई चेहरा सामने लाया जाएगा राजस्थान के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है। कर्नाटक में मोदी जी चेहरा थे, लेकिन बीजेपी का कार्ड चला नहीं। यहाँ पे कितना हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि ये बहुत पुरानी एक चर्चा है दो पिछले चुनावों से भी पहले कि वसुंधरा राजे और मोदी अमित शाह, इनका 36 का आंकड़ा है और उनको नहीं ज्यादा सुहाती हो, लेकिन कोई उस तरह का मजबूत चेहरा वसुंधरा के विकल्प की तरह राजस्थान बीजेपी में खड़ा नहीं हो पाया। तो अब मोदी जी ने स्वयं प्रचार की कमान फिलहाल तो संभाल रखी है। वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव विश्लेषण कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह की राजनीति चल रही है और जो मुद्दा आजकल उछल रहा है लाल डायरी, आखिरकार उसके पीछे का सच क्या है कोई नहीं जानता। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवाने वाले हैं। एक्सपोर्टर्स तो डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जिनका एक्सपोर्ट ही रोजी रोटी है, उनके लिए तो ये बहुत ही नेगेटिव हो गया कि आपने व्हाइट राइस को भी प्रोहिबिट कर दिया। कार्यक्रम में
इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। और आपको याद होगा मोहन जी, ये खबर आई थी 20 जुलाई को भारत सरकार ने चावल के निर्यात को लेकर एक बड़ा फैसला दिया था, निर्यात पर पाबंदी लगाई दी थी। इसके तहत चावल निर्यात में जो सबसे बड़ी कैटेगरी नॉन बासमती सफ़ेद चावल की है, उसके एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से तभी से रोक लगा दी गई। इससे चावल से जुड़े कारोबारियों को तो परेशानी हुई ही, साथ ही कई देशों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। IMF ने भी चिंता जताई। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने ये कहा कि भारत के नॉन बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का असर दुनिया भर में खाद्य मुद्रास्फीति पर पड़ सकता है। और IMF के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियर ओलिएव गुहाशा, उनका कहना है कि वो भारत सरकार से चावल के निर्यात पर ऐसे प्रतिबंध हटाने के लिए कहेंगे क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और गुहाशा ने यह भी कहा कि भारत के इस फैसले का असर वैसा ही होगा जैसे काला सागर में से यूक्रेन के अनाज निर्यात पर रोक लगाने से हुआ है, जिससे दूसरे देशों में गेहूं के दाम बढ़ गए हैं। इससे वैश्विक अनाज की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन आपको पता है इसका असर अमेरिका जैसे देशों में भी दिखा। भारत ने बैन लगाया, अमेरिका पर असर हुआ। पायल से हमने इस बारे में बात की, BBC संवाददाता, जिन्होंने कई लोगों से बात की थी इस बारे में जो अमेरिका में रहते हैं। सारिका, अभी आप जैसे बता रही थी कि IMF की आपने बात बताई कि उसने भी चिंता जताई है। यही बात सुनकर मैंने कई लोगों से बात की जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं। उनमें से एक है कृष्ण बी कुमार, जो पिछले 12 सालों से वहाँ पर रहते हैं अमेरिका में। वो कह रहे हैं कि जैसे हालात उन्होंने पिछले हफ्ते देखे वो वैसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, कोविड टाइम में भी नहीं देखा था, वैसे हालात हो गए थे। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ ने आके बोला कि चावल और जो आटा है वो स्टोर से ख़त्म हो रहा है तो इसको ले लेते हैं। अमूमन वो लोग क्या करते हैं कि महीने में एक बार सामान खरीदते हैं, लेकिन 15 दिन में अगर ये बोला जाए कि आप दोबारा सामान खरीदो तो आदमी पूछेगा। तो कृष्ण कुमार को लगा कि ये अफवाह हो सकती है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि भारत में चावल का उत्पादन तो अच्छा है और मॉनसून भी अच्छी हुई है इस बार। तो ये उनके मन में था। लेकिन धड़ाधड़ फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने लगे रिश्तेदारों के, दोस्तों के, जो तस्वीरें भेजने लगे, वीडियोस भेजने लगे कि किस तरीके से वहाँ पर होड़ मची हुई है चावल और आटे के पैकेट्स खरीदने की। फिर जब वो सोमवार को स्टोर पे गए तो उन्होंने देखा जिस रैक पे चावल और आटा रखा होता था वो पूरी की पूरी रैक खाली थी, जो उन्होंने पिछले 12 सालों में कभी भी नहीं देखा। पैनिक बाइंग वहाँ शुरू हो गया। बिल्कुल पैनिक बाइंग वहाँ शुरू हो गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि कई दुकानदारों ने सामान ज़्यादा लोग लेकर ना चले जाए तो उसमें एक सीमित कर दिया है कि एक ग्राहक एक ही पैकेट वहाँ पे ले सकता है। यहाँ पे प्राइजेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है सारिका। जो कृष्ण बी कुमार बता रहे थे कि जो चावल पहले 10 किलो चावल $12 से $15 में मिल जाया करता था, उसकी कीमत आजकल $40 से $50 हो गई है। वहीं आटे की बात की जाए तो 10 किलो आटे का जो पैकेट है जो $12 तक में मिल जाया करता था वो $20 से $25 में मिल रहा है। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स बैन हमारे लगाए गए हैं वो नॉन बासमती सफ़ेद चावल पर लगाया गया है। तो ये जो नॉन बासमती सफ़ेद चावल है वो ज़्यादा जो है वो उसका इस्तेमाल तेलुगु और तमिल समुदाय के लोग वहाँ पर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये डोसा में आप देखें, इडली में देखें, उन सब में इस्तेमाल होता है। सोना मसूरी जैसे चावल के जो ब्रांड्स हैं। और बासमती चावल हालांकि वहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इस कैटेगरी में जो उनको ज़रूरत है वो बिल्कुल इनको जो ज़रूरत है उसमें कमी वहाँ पे देखी गई है। और साथ में अगर आप इंडियन स्टोर्स देखें तो उनके बाहर भी बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों की। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी मोहन जी, अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोग बाजार में चावल की कमी की डर से ज़रूरत से ज़्यादा चावल खरीद रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है। लेकिन इस प्रतिबंध ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया में खासकर तेलुगु समुदाय के लोगों के बीच चिंता का माहौल पैदा किया है, जैसा कि पायल बता भी रही थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने भी रिपोर्ट किया इस बारे में कि अमेरिका के प्रमुख शहर जैसे कि टेक्सास, मिशिगन और न्यू जर्सी में कई भारतीय किराना दुकानों के बाहर चावल खरीदने के लिए लगी कतार को देखकर दुकानदारों ने बिक्री सीमित कर दी है। कई दुकानों पर यह नियम बनाए गए हैं कि ग्राहक चावल का एक ही बैग खरीद सकता है, और ये सब कुछ होता है जब पैनिक बाइंग होती है। भारत में भी हमने ऐसे मंजर देखे हैं। घरेलू बाजार में चावल की मांग जब बढ़ रही थी, उसकी वजह से खुदरा कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए दरअसल ये सरकार ने फैसला लिया था। हालांकि भारत ने बासमती चावल और उबले चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, यानी यहाँ भी चावल की भी अलग अलग कैटेगरी है। तो इसे समझना पड़ेगा कि किससे निर्यात पर पाबंदी लगी है और किसके निर्यात पर नहीं लगी है। लेकिन ये फैसला सरकार ने क्यों किया, हमने ये पूछा राइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विजय सेतिया से। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड के बाद 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। और जब इन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, इंडियन मार्केट डिस्पाइट दिस अवेलेबिलिटी ऑफ राइस,
और इंडिया का नॉन बासमती एक्सपोर्ट भी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो समथिंग इज मिसिंग और देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इन्होंने पहले ब्रोकन को बैन किया कि इंडिया में वो सस्ता चावल लोगों को अवेलेबल रहे। तो गवर्नमेंट ने उसके बाद देखा कि एक्सपोर्ट अभी भी रैम्पेडली बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने 20% हमारे यहाँ टैक्स लगा दिया कि एक्सपोर्ट थोड़ा फॉल करे या कहीं हम इसको कंटेन कर पाए। लेकिन वो कम होने की बजाय स्टिल इट वाज 5% ऑन ए हायर साइड। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब रिजल्ट्स नहीं मिले तो डेफिनेटली देयर वाज अनदर एक्शन वाज रिक्वायर्ड। कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि सरकार ने ये फैसला चुनावों को ध्यान में रखकर किया है, क्योंकि वो आने वाले चुनाव से पहले महंगाई का जोखिम नहीं उठाना चाहते। इसके अलावा खराब मौसम की वजह से प्रमुख उत्पादक राज्यों में चावल की बुआई पर भी असर पड़ा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन का भी असर हुआ है और पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत में जिस तरह की बारिश हुई, उससे पंजाब और हरियाणा के साथ साथ कई राज्यों में फसलें हैं वो खराब हो गई। और ये खासतौर से धान की फसल थी जिससे चावल के पैदावार पर असर पड़ा और इसीलिए गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन ये फैसला तो भारत के लिहाज से किया गया, असर दुनिया पर क्यों हो रहा है? इसका जवाब ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। इस फैसले के बाद भारत जितना चावल निर्यात करता है अब वो करीब आधा हो जाएगा। भारत का चावल दुनिया भर के 165 देशों में जाता है और अगर ग्लोबल ट्रेड में देखें तो भारत का 42% मार्केट शेयर है, यानी भारत इस बाजार में एक बड़ा खिलाड़ी है। भारतीय नॉन बासमती चावल के प्रमुख खरीदारों में अफ्रीकी देश बांग्लादेश, अंगोला, कैमरून, जिबूटी, पपुआ न्यू गिनी, आइवरी कोस्ट, कीनिया और नेपाल शामिल हैं। वहीं इराक, ईरान और सऊदी अरब मुख्य रूप से भारत से प्रीमियम बासमती चावल खरीदते हैं। चीन और फिलीपींस जो अमूमन थाईलैंड और वियतनाम से चावल खरीदते हैं, अब उन्हें महंगे चावल खरीदने पड़ेंगे। लेकिन इससे भारत को भी नुकसान होगा। क्यों? ये पूछा पायल भुयन ने राइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव कुमार से। देखिए, फार्मिंग कम्युनिटी को बेटर होता है अगर उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो। जब आप एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी। किसी भी वस्तु की जब डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस फार्मर को उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो एक तो ये है, फार्मिंग कम्युनिटी पे भी इसका असर पड़ेगा। दूसरा, एक्सपोर्टर्स तो डायरेक्टली लिंक्ड हैं, जिनका एक्सपोर्ट ही रोजी रोटी है, उनके लिए तो ये बहुत ही नेगेटिव हो गया कि आपने वाइट राइस को भी प्रोहिबिट कर दिया। पहले ब्रोकन राइस 8 सितंबर 2022 को हुआ था प्रोहिबिट, और वर्ल्ड में हम लोग का जो चावल है 165 कंट्री में जाता है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे एक्सपोर्टर्स की और उनके हार्ड वर्क और लेग वर्क जो उन्होंने किया है, उसकी वजह से ये मार्केट डेवलप हुआ है इंडियन राइस का। और ग्लोबल ट्रेड में आप देखें तो 42% मार्केट शेयर है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है इन सच ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। टू मेंटेन ए 42% मार्केट शेयर इज नॉट ए जोक। पर ये प्रोहिबिशन होने से ये सब हम कंपटीशन को लूज करेंगे अगर ये प्रोहिबिशन बहुत दिन चला तो ये थे राजीव कुमार। यही नहीं, मुश्किलें और भी होंगी और दुनिया के कई देशों में खाने का संकट बढ़ेगा, खासकर अफ्रीकी देशों में। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि दुनिया में खाने पीने का संकट हो सकता है और इसे लेकर फिक्र जताई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन युद्ध है, जिसके शुरू होने के बाद काला सागर से होने वाले अनाज निर्यात को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी। हालांकि इसके लिए एक समझौता किया गया था, लेकिन पिछले दिनों रूस ने इस समझौते से अलग होने की घोषणा कर दी। और सारिका, आपको याद होगा कि इस पॉडकास्ट में हमने काला सागर समझौते पर विस्तार से चर्चा की थी और अपने श्रोताओं को बताया था कि ये समझौता क्या है और दुनिया भर के लिए ये कितना ज़रूरी है। इसको लेकर तो फिक्र जताई जा रही थी कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अनाज के निर्यात में मुश्किलें होंगी और एक वक्त आएगा जब दुनिया भर में खाने को लेकर संकट होगा। अब दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को लेकर संकट के हालात तो बने हुए थे ही, ऐसे में अब भारत की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया चावल पर। अब ये प्रतिबंध दुनिया में मंडरा रहे संकट को हो सकता है कि और गहरा कर दे। तो सारिका, कल शुक्रवार है और कल ही कल्कि के साथ माई इंडियन लाइफ की नई कड़ी आने वाली है, नया एपिसोड आने वाला है। मुझे लगता है कि हमारे लिसनर्स ने जो पुराने एपिसोड हैं वो सुन लिए होंगे। कल इसकी चौथी कड़ी आएगी, तो यहाँ पर हम सुनते हैं इस एपिसोड की एक झलक। मैं हूँ कल्कि केकला। BBC हिंदी से ये है कल्कि प्रेजेंट्स माई इंडियन लाइफ। आज आप सुनेंगे एक ऐसे नौजवान की कहानी जो लोगों को रैशनली सोचना सिखाता है। सुयश बचपन से ही दूसरे बच्चों से जरा
अलग सोचता था। मतलब जब भी किसी चीज़ के बारे में, भगवान के बारे में कहा जाता था, भगवान सबको अच्छे से रखता है, भगवान सबको इक्वल देता है, या भगवान अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन एक्चुअल में जब मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था तो ये सारी चीज़ें गलत साबित होती थी। ना कहीं पे इक्वालिटी दिखती थी, ना भगवान किसी के लाइफ में आके कुछ इंटरफेयर करते हुए देखता था। और जैसे वो बड़ा होता गया वो और स्केप्टिकल होता गया। तो फिर मेरा पक्का होने लगा था कि भगवान सिर्फ हमारे मन में है या फिर सिर्फ वहाँ पे मंदिर में है, एक्चुअल लाइफ में कुछ करने वाला नहीं है। आज श्रेयस अपने आप को एक रैशनलिस्ट के तौर पर आइडेंटिफाई करता है। एक तरह से देखा जाए तो उसकी बचपन की क्यूरियोसिटी आज उसे इस मुकाम पर लेके आया है। श्रेयस कहता है कि वो महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव में घूम घूम कर अंधविश्वास को एक्सपोज करता है। वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसके वॉलंटियर्स गांव के लोगों को लॉजिकली सोचना सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ 10 साल में खत्म हो जाएगा या 100 साल में खत्म हो जाएगा। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की ये पूरी लड़ाई है, तो इसको टाइम तो लगेगा ही। उसे ये भी पता है कि ये बदलाव शायद उसकी जिंदगी में ना आए, मगर फिर भी उसकी ये लड़ाई जारी रहेगी और ये बदलाव के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। तो कल इसे सुनिएगा जरूर जब इसकी नई कड़ी प्रसारित होगी, यानी कि पॉडकास्ट पेज पर ये उपलब्ध होगी। तो आज के इस पॉडकास्ट दिन भर यानी कि पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात होगी कब? कल इसी वक्त पर। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, मुझे और सारिका सिंह को दें इजाजत। नमस्कार।